ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। चैप्टर 6। जब करिश्मा ने कहा कि सब खत्म हो जाएगा और उसे अपनी दुनिया में लौटना होगा तो करण भ्रमित हो गया और बोला, कौन सी दुनिया और क्या खत्म हो जाएगा? करण का जवाब देते हुए करिश्मा ने कहा, वो दुनिया जहां से तुम्हें यहां लाया गया है, गॉड वर्ल्ड। अब समय आ गया है तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने का और सबकी रक्षा करने का। मैं क्यों किसी की रक्षा करूं? करण ने पूछा, जिसे सुन करिश्मा के होठ जम से गए और उसे समझ नहीं आया कि इस बात का वो क्या जवाब दे। तभी उसे कुछ सूझा और बोली, मेरी रक्षा करने के लिए क्या मेरे लिए तुम अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते? करण येसु नकर थोड़ा भ्रमित हो गया और बोला, तुम तो खुद इतनी ताकतवर हो तो मैं क्या ही तुम्हारी रक्षा करूंगा? सच में इस समय करण को समझ नहीं आ रहा था कि करिश्मा के कहने का मतलब क्या है। आज अगर वो नहीं आती तो आज करण मर गया होता, और अब करिश्मा कह रही है कि उसकी रक्षा करने के लिए ताकतवर बनना पड़ेगा। करण कितना भी कंफ्यूज क्यों ना हो, लेकिन करिश्मा पागल हुई जा रही थी। लेकिन वो समझ रही थी कि करण धरती लोक पर बचपन से रहा है, इसीलिए ये ऐसा है। इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और करण को समझाते हुए बोली, अगर तुम अपनी ताकत बढ़ा नहीं पाओगे तो मुझे कभी देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा असली शरीर गॉड वर्ल्ड में है। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें गॉड वर्ल्ड आना ही होगा और हम सबकी जान बचानी भी होगी। करण को जब करिश्मा ने बताया कि उसे गॉड वर्ल्ड में जाकर ही वो अपनी करिश्मा से मिल सकता है, तो ये सुनकर करण खुद को कमजोर समझने लगा। उसे समझ आ गया कि गॉड वर्ल्ड कोई नॉर्मल जगह नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी करण करिश्मा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसी सोच के साथ करण ने करिश्मा का हाथ पकड़ लिया। अचानक से अपना हाथ पकड़ा देख करिश्मा शर्मा गई। तभी करण ने कहा, मैं गॉड वर्ल्ड जरूर चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान भी ले सकता हूँ। मैं करण आज ये वादा करता छोटे हो अपनी आखिरी सांस तक अपने प्यार के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। करण की बात सुनकर करिश्मा का दिल भर आया, उसकी आंखों में नमी आ गई। आज करिश्मा को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे अच्छी चीज सुनी हो। तभी करण ने कहा, वो सब मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा दुश्मन कौन है? करण की बात का जवाब देते हुए करिश्मा ने कहा, जो तुम्हारा दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है, दानव वंश। करण दानव शब्द सुनकर ही समझ गया कि वो दानवों का कबीला है। तभी करिश्मा ने कहा, जब तुम गॉड वर्ल्ड आओगे तो ध्यान रखना कि जो तुम्हारी सफेद रोशनी है, जिसे डिवाइन फायर कहते हैं, उसका कम से कम इस्तेमाल करो, वरना अगर दानव वंश को पता चला कि तुम गॉड वर्ल्ड में आए हो तो वो तुम्हें मारने के लिए सारी हदें तोड़ देंगे। करण करिश्मा की बात सुनकर समझ गया कि करिश्मा उसके भले के लिए ही कह रही है। बेशक उसे अपनी सफेद रोशनी, जिसे डिवाइन फायर कहते हैं, इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि जब तक बहुत बड़ी मुसीबत ना आए जब तक वो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया और सर खुजाते हुए बोला, करिश्मा मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो मेरे बचपन में ही खत्म हो गए थे, तो वो लोग भी किया गॉड वर्ल्ड से आए थे? करिश्मा ने ये सुना तो उसे करण के लिए बुरा लगा और उदासी से बोली, करण वो तुम्हारे असली मम्मी पापा नहीं थे, उन्होंने तुम्हें गोद लिया था। तुम्हारे असली मम्मी पापा कहाँ है पता नहीं, शायद है भी या नहीं। करिश्मा की बात सुन करण के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें दबदबा गई और अगले पल ही उसकी आंखें भीग आई। करिश्मा ने करण को ऐसे देखा तो उसका भी दिल भर आया। करिश्मा ने न की आंखें साफ करते हुए कहा, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें आज शोक पर शोक मिल रहे हैं, लेकिन करण मेरे पास अब समय नहीं बचा है। मेरी आत्मा कभी भी गायब हो सकती है, प्लीज अपने आप को संभालो और जो भी पूछना है जल्दी पूछ लो। करण ने अपने आप को शांत किया और बोला, ताकतवर का क्या मतलब है? मैं कैसे ताकतवर बन सकता हूँ और मेरी शक्तियों के साथ मैं अभी कितना ताकतवर हूँ? करिश्मा ने करण को समझना शुरू कर दिया। जैसे इस दुनिया में लो क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास के लोग होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता तो लो क्लास और पैसा
होता है तो मिडिल क्लास और बहुत ज्यादा पैसा हो तो हाई क्लास। वैसे ही गॉड वर्ल्ड में शक्तियों के रैंक होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रथी जिसके 9 चरण होते हैं, फिर आता है महारथी जिसके भी 9 चरण होते हैं। इससे आगे के स्तर भी होते हैं जिन्हें तुम गॉड वर्ल्ड में आते ही जान लोगो। और बात रही तुम्हारी ताकत की तो तुम इस समय रथी स्तर के पहले चरण पर ही हो। खुद को इतना कमजोर सुन करण का मुंह उतर गया। 2 या 3 भी होता तो अच्छा होता, लेकिन इतना कमजोर। करण का उतरा हुआ मुंह देख करिश्मा समझ गई कि करण क्या सोच रहा है, इसलिए उसने करण को समझाते हुए कहा, तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जल्दी ही इन सब स्तर को पार कर लोगे। करिश्मा की हिम्मत भरी बात सुन करण मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने कहा ना मैं करण की करिश्मा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। करण की बात सुनकर करिश्मा शर्मा गई, तभी उसकी आत्मा और धुंधली होने लगी। करण ने भी करिश्मा की आत्मा को नष्ट होते हुए देख लिया, जिससे उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। लेकिन तभी करिश्मा के हाथ पर 2 रिंग दिखाई देने लगी। करण दोनों रिंग को पहचान गया। एक रिंग वो थी जो वो करिश्मा के लिए लाया था और दूसरी रिंग रोबिन की थी। करण को सच में यकीन नहीं आ रहा था कि जिस रिंग को वो रास्ते में फेंकाया था उसे करिश्मा अपने पास रखेगी। तभी करिश्मा ने करण को दोनों रिंग देते हुए कहा, मेरे लिए रिंग लाया थे न, तो मुझे आकर पहना देना। करिश्मा की बात पर करण मुस्करा दिया। करिश्मा भी मुस्करा रही थी। तभी करिश्मा ने कहा, ये दूसरी रिंग एक स्टोरेज रिंग है जिसमें तुम अपनी कोई भी चीजें डाल सकते हो, जैसे किसी बैग में डाल सकते हो। करण ये सुनकर काफी उत्साहित हो गया और बोला, मैं समझ गया, मैंने भी इसका इस्तेमाल करते हुए रोबिन को देखा था, लेकिन इसका यूज कैसे करना है? सिंपल है, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियां इसमें डालनी है और तुम इस रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। करण करिश्मा की बात समझ गया। तभी करिश्मा ने कहा, तारांकन अपना ध्यान रखना करण। ये कहने के बाद करिश्मा की आत्मा नष्ट होने लगी। तभी करण चिल्लाया, मैं कैसे गॉड वर्ल्ड आऊंगा अपने अंतर मन की शक्तियों से? करण को करिश्मा की बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने अपन सर हिला दिया और जोर से चिल्लाया, करिश्मा मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आऊंगा। आई लव यू करिश्मा, आई लव यू। करिश्मा की आत्मा ये सुनते सुनते गायब होने लगी और उसने भी चिल्लाकर कहा, आई लव यू करण, मैं इंतजार करूंगी। ये सुनते ही करण के आंसू बहने लगे। उसका गला भर आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा उससे दूर जा रहा हो। इत्तेफाक से बारिश भी शुरू हो गई, जिसमें करिश्मा की आत्मा पूरी तरह बड़ी से गायब हो गई। और करण अपनी भींगी आंखों से ये देखता रहा और उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और ऐसे ही करण की वो रात बारिश की बूंदों के साथ गुजर गई। और जब करण को होश आया तो उसने खुद को बेड पर लेटा हुआ पाया। वो जल्दी से उठकर बैठ गया और जब उसने अपनी नजर फिराई तो पता चला कि वो अपनी बहन खुशबू के घर पर है। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी बहन के घर पर कैसे आ गया। वो तो उस बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर बेहोश हो गया था ना। तभी उसे कल के दिन की हुई पूरी घटना याद आने लगी और ये याद करते ही करण का दिल दर्द के समुद्र में डूब गया। उसे करिश्मा की आदत सताने लगी। करण करिश्मा की यादों में खोया ही हुआ था कि उस कमरे का गेट खुला जिसमें करण था। गेट खुलने के बाद एक सुंदर सी लड़की कमरे में आई। उसके हाथ में एक दूध ग्लास था और दूसरे हाथ में केले। वो लड़की कोई और नहीं, करण की बहन खुशबू थी। करण ने जब खुशबू को देखा तो वो काफी खुश हो गया, लेकिन खुशबू के चेहरे पर तो नाराजगी थी। खुशबू भी सीधा बेड पर जाकर बैठ गई और करण को दूध और केला देते हुए बोली, इसे खा ले। करण ने भी बिना कुछ कहे दूध और केला ले लिया और खाने लगा। तभी खुशबू ने गुस्से से कहा था रात भर तुझे पता है मैं और दीपिका कितने परेशान हो गए थे। हमें रात भर नींद नहीं आई और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। महाराज, धोखा उसने दिया और परेशान हमें कर रहे हो। तुम्हें पता भी है हमारी कल की रात कैसे गुजरी है। खुशबू ये कहते कहते रोने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। करण ने खुशबू को रोता देख उसने खुशबू का हाथ पकड़ के कहा, आई एम सॉरी माई डियरेस्ट सिस्टर, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। सिस्टर ब्रदर प्रोमिस, प्लीज अब रोना बंद कर दे वरना मैं भी रो दूंगा। करण का प्रोमिस सुनने के बाद खुशबू ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं तो मान जाऊंगी, लेकिन दीपिका का क्या? वो तो तेरे को पीटने के लिए इंतजार कर रही है। करण को ये सुनकर हंसी आ गई और बोला, अब बहनों से पिटना ही किस्मत में लिखा है तो उसे कौन बदल सकता है। लेकिन मुझे ये बता, मैं यहाँ कैसे आया? जब अखबार वाला आया तो उसने ही बताया कि तू रोड पर पड़ा हुआ है। जब हमें पता चला कि महाराज तो सड़क को बिस्तर समझकर सो रहे हैं। खैर, अब तू आराम कर, मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, लेकिन तू आराम कर। खुशबू ने करण की चिंता जाहिर करते हुए कहा, जिसे सुन करण को ऐसा लगा जैसे वो कितना खुशनसीब है, उसे प्यार करने वाले कितने लोग हैं।
जहां करण ये सोच रहा था, वही खुशबू अभी तक वहां से चली गई थी। तभी करण को होश आया और पहले उसने दूध पिया और केला खाने के बाद बिस्तर से खड़ा हो गया और कल रात की सारी बातें याद करने लगा। रोबिन सरकार से लड़ाई, करण की डिवाइन फायर, करिश्मा का आग से बना हुआ पक्षी, करिश्मा को आत्मा रूप में देखना, फिर करिश्मा से प्यार का इजहार करना, करिश्मा का चला जाना। ये सब याद करते करते करण की आंखें भीग आए और उसने कसम खाई, करिश्मा में जल्दी आऊंगा और हम जल्दी ही एक हो जाएंगे और तुम्हारे दुश्मनों का मैं सबसे बड़ा दुश्मन बनकर रहूंगा। जो भी मेरी करिश्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो दानव वंश हो या स्वर्ग से आया कोई देवता, मैं करण उसे मार डालूंगा। अंडरस्को 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 अंडरस्को। किया सच में करण अब करिश्मा के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है। और कैसे जाएगा करण दूसरी दुनिया में जिसे गॉड वर्ल्ड कहते हैं? और कैसा होने वाला है करण की आगे की जिंदगी का सफर? और कैसा खतरा इंतजार कर रहा है करण का गॉड वर्ल्ड में? और कौन है करण के माता पिता? चैप्टर 7। करण अब इस सोच में डूबा था कि वो कैसे गॉड वर्ल्ड में जाएगा। तभी उसे करिश्मा की बात याद आई, जब उसने कहा था कि अपने अंतर मन की शक्तियों से ये याद करते हैं। बड़ी ही करण पालती मारकर किसी योगी की तरह बैठ गया और अपने मन को शांत करने लगा, अपने आसपास की चीजों को इग्नोर करने लगा। इस समय करण सब कुछ भूलकर सिर्फ ध्यान में मग्न हो गया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे बीत गया लेकिन करण में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन करण ने हार नहीं मानी और अपने अंतर मन की शक्तियों को ढूंढना जारी रखा और ऐसे ही उसे 6 घंटे बीत गया। तभी करण के दिमाग में एक झटका लगा और वो सीधा एक सफेद से भंवर के बीच में आ गया। पहले तो करण डर गया लेकिन तभी उसकी नजरें भंवर के साथ घूमते हुए नौमूर्ति पर पड़ी। उन सब के रंग अलग अलग थे, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, नारंगी, काला, बैंगनी, भूरा। करण को कुछ समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वो इतना समझ गया कि वो अपने अंतर मन की शक्तियों को देख रहा है। और तभी उसने कहा, मुझे गॉड वर्ल्ड जाना है, मुझे वहां ले चलो। लेकिन करण के कहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। करण ने दोबारा से कहा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। करण को अब डर लगने लगा था। तभी उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी, किया बेडू, ऐसे कौन कहीं जा पता है? करण ये आवाज सुनकर सतर्क हो गया और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी वो आवाज फिर से आई, अपन को अंदर मत ढूंढ मेरी जान, अपन तो तेरे सीने में दबा हुआ है बेडू। करण ने जब यूं सुना तो उसने अपनी आंख खोल दी और वापस खुशबू के कमरे में लौटा आया और बोला, तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते? आता है भाई, आता है, चिढ़ता काय को है? इस आवाज के बाद करण के सीने से एक सफेद रोशनी बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद वो करण के चक्कर लगाने लगी। करण ये देखकर हैरान हो गया। तभी उसे कुछ समझ आया और बोला, किया तुम ही हो डिवाइन फायर? ये सुनकर वो रोशनी हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। करण को उसका इस तरह हंसना रास नहीं आया। तभी उस रोशनी ने कहा, नहीं यार, इतना बड़ा भी नहीं है अपन तो सिर्फ तेरे सीने में एक सील की वजह से कैद में था, जो आज तूने अपनी अंतर मन की शक्तियों के भंवर में जाकर तोड़ दी। करण ये सुनते ही अवाक रह हुआ और हैरानी से बोला, मेरे सीने में सील, इसका क्या मतलब है? करण की हैरानी देख उस रोशनी ने कहा, बिडू, तेरे सीने में किसी ने सील का इस्तेमाल करके अपन को उसने सील कर दिया था। अब ये किसने किया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अपन की मेमोरी लूज है। लेकिन अपन ये जानता है कि अपन अपनी मर्जी से सील हुआ होगा। वो इसकी क्या वजह है, ये अपन को जानने के लिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा, क्योंकि जितने तुम ताकतवर बनोगे मैं भी उतना ही ताकतवर बनूंगा और तब मुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, समझा किया बिडू? उस रोशनी की बात सुनकर करण गहरी सोच में पड़ गया। तभी करण ने पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? करण का सवाल सुन वो रोशनी हंसी और उसकी रोशनी कम होने लगी। करण भी उस पर अपनी नजर बनाया हुआ था। तभी वो रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो गई और उसमें से निकला एक उंगली बराबर का सफेद रंग का सांप, जो हवा में उड़ रहा था। उसके माथे पर एक ताज का चित्र बना हुआ था और उसकी गहरी नीली आंखें थी। करण उन आंखों को पहचान गया और बोला, अच्छा, तो उस दिन जब मुझे आसमान में नीली आंखें दिखाई दे रही थी तो वो तुम्हारी आंखें थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने मेरे सीने में नीली आंखों वाले कीड़े को सिल कर दिया होगा। सच में इस समय करण काफी उदास था। उसे सांप को देखकर हैरानी की जगह निराशा महसूस होने लगी थी। उसका मुंह उतर गया था। उसे लगा था कि कोई बड़ी शक्ति होगी जिसे सिल किया गया होगा, लेकिन निकला भी तो किया एक उंगली बराबर का सांप। करण सच में काफी दुखी था।
वही उस सांप ने करण के चेहरे के भाव पढ़ लिए और उसका दिमाग खराब हो गया। वो फुफकारने लगा, उसे गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मुंह बना लिया है तुमने? क्या तुम अपन को कमजोर समझते हो? अपन कौन है पता है? नागराज चंद्रा वासुकी, किंग ऑफ स्नैक वर्ल्ड। और तुम अपन को देखकर अपना मुंह सड़ा रहे हो। उस सांप को बोलता देख करण ने उसे देखा और हैरानी ही बोला, तुम बोल सकते हो? तो इससे पहले कौन बात कर रहा था, मेरा भूत? नागराज चंद्रा वासुकी ने घुरते हुए कहा, जिसे सुन करण ने उदासी से कहा, मैं तुम्हें बेचकर अमीर बन सकता हूँ, लेकिन गॉड वर्ल्ड नहीं जा सकता। खुद को बेचने के लिए सुन नागराज चंद्रा वासुकी का दिमाग खराब हो गया और बोला, तारांकन मुझे बेचना? इडियट, मैं तुम्हें गॉड वर्ल्ड ले जा सकता हूँ और तुम अपन को बेचना चाहते हो। करण ने जब ये सुना कि नागराज चंद्रा वासुकी उसे गॉड वर्ल्ड ले जा सकता है तो वो काफी उत्साहित हो गया और बोला, क्या तुम सब चमे मुझे गॉड वर्ल्ड ले जा सकते हो? चंदू, चंदू? ये चंदू कौन है? नागराज चंद्रा वासुकी ने हैरानी से कहा और अपने आसपास घूम घूम कर देखने लगा। तभी करण ने कहा, तुम हो चंदू? वो मुझे तुम्हारा नाम बहुत लंबा लगा इसीलिए उसे शॉर्ट कर दिया। कैसा लगा तुम्हें? करण की बात सुन नागराज चंद्रा वासुकी का सर फटने लगा। उसने चिढ़ते हुए कहा, मेरा नाम नागराज चंद्रा वासुकी ही अच्छा है। अपन के नाम को बदलने की कोशिश मत कर मेरी जान, वरना अपन तेरे को गॉड वर्ल्ड लेकर नहीं जाएगा। करण ये सुनकर जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है चंदू, मेरा मतलब नागराज चंद्रा वासुकी। अब मुझे गॉड वर्ल्ड ले चलो प्लीज। करण की इज्जत भरी बात सुनकर चंद्रा को काफी अच्छा महसूस हुआ और उसने कहा, ठीक है अपन रास्ता बनाता है, रेडी हो जा। जैसे ही अपन रास्ता बनाएगा तो बिना समय बर्बाद करके सीधा अंदर घुस जाना है। ये कहने के बाद चंद्रा रास्ता बनने ही वाला था। तभी करण ने उसे रोका और एक पेन और पेपर लेकर उस पर लिखने लगा, मेरी प्यारी बहनों, मैं कुछ काम के लिए कहीं जा रहा हूँ, मेरे बारे में पता मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना और दीपिका तुम गुस्सा मत करना वरना पिंपल आ जाए गे। और खुशबू किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। आई लव यू माई स्वीट सिस्टर्स, तुम्हारा भाई करण। ये लिखने के बाद करण ने वो पेपर एक टेबल पर रख दिया। उसे इस समय अपनी बहनों से दूर जाने का दर्द सता रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं करिश्मा को लाने के बाद तुम दोनों के पास आ जाऊंगा, फिर हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। चंद्रा भी करण की सिचुएशन समझ रहा था। वो भी करण के बचपन से करण के सीने में से खुशबू और दीपिका को देखता आया था। बेशक वो उनसे कभी बात नहीं कर पाया था, लेकिन उसने करण के लिए उनका प्यार देखा था और कहीं न कहीं चंद्रा भी उन्हें अपना परिवार मानने लगा था। तभी करण ने चंद्रा को इशारा किया। चंद्रा करण का इशारा समझ गया। फिर उसने एक जगह पर गौर से देखा और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़कर हवा में एक दरार बनाने लगी। जब वो दरार पूरी बन गई तो चंद्रा ने करण को इशारा किया। करण भी उस दरार की ओर बढ़ गया। दरार के करीब आने के बाद करण ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मन पक्का करके उस दरार में घुस गया। चंद्रा पहले ही करण के सीने में घुस चुका था। करण जैसे ही उस दरार के अंदर आया तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो अंदर आते ही नीचे की ओर गिर पड़ा। उसे आसपास सिर्फ सतरंगी रंग का नजारा ही दिख रहा था। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गहरे कुएं में कोई भारी भरकम पत्थर डाल दिया हो, जो सिर्फ गिरता ही जा रहा हो और रुकने का नाम ही न ले रहा हो। थोड़ी देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और जब करण ने हिम्मत करके अपनी आंख खोली तो उसने अपने नीचे एक दरार खुलती हुई दिखाई दी। करण कुछ समझ पाता कि तभी वो उस दरार से बाहर निकल गया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। लग गई, लग गई, करण ने चिल्लाते हुए कहा। इस समय करण को काफी चोट लग गई थी और उसके कपड़े भी काफी गंदे हो गए थे। करण उठा और अपने आसपास नजरें फिराने लगा। उसने देखा कि आसपास तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देखने के बाद करण ने खुद से ही कहा, क्या मैं गॉड वर्ल्ड पहुंच गया हूं? तभी चंद्रा करण के सीने से बाहर निकला और बोला, हाँ बिडू, अभी अपन लोग गॉड वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। करण को ये सुनकर काफी सुकून महसूस हुआ और चंद्रा से बोला, तो अभी हम गॉड वर्ल्ड में कहाँ हैं? ये अपन कैसे बता सकता है? अपन ने तेरे को पहले ही बोल रखा है, अपनी मेमोरी लॉस है। अभी ये हमको खुद ही पता करना पड़ेगा कि अपन लोग कहाँ हैं। करण चंद्रा की मजबूरी भी समझ गया, इसलिए बोला, ठीक है चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, मेरा सर अभी तक घूम रहा है। चंद्रा ने भी करण की बात पर सहमति दी और दोनों अपने आराम करने की जगह ढूंढने लगे। कुछ ही देर में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के पास एक बड़ा सा पेड़ था। करण और चंद्रा वहीं जाकर आराम से बैठ गए। करण पेड़ के नीचे बैठ तालाब को निहार रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने करिश्मा से ये तो पूछा ही नहीं कि वो गॉड वर्ल्ड में कहाँ रहती है।
और ये याद आते ही करण को खुद पर गुस्सा आने लगा। तभी उसके कानों में किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। करण आवाज सुनकर सरतक हो गया और खड़ा होकर अपने आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ी, वहां से कोई भागता हुआ आ रहा था। करण कुछ समझ पाता कि वो कौन है, तभी उसे वो चीज साफ दिखाई देने लगी। वो एक छोटी हिरण था जो धरती लोक के हिरण से काफी बड़ा और उसके दो मुंह थे। करण ये देखकर हैरान हो गया। उसने वहां से भागने का प्लान बनाया, लेकिन तभी वो हिरण चलते चलते जमीन पर गिर गया और चीखने लगा। करण ये देखकर भागने का प्लान कैंसिल कर दिया और हिम्मत करके उस हिरण के पास जाने लगा। वो हिरण अभी भी चीखा जा रहा था और जब उस हिरण ने करण को देखा तो उसे देखकर करहाने लगा। करण को उसके करहाने का मतलब समझ नहीं आया। तभी करण की नजर हिरण के पैर पर पड़ी, जिस पर एक तीर घुसा हुआ था। वो तीर कोई आम तीर जैसा नहीं लग रहा था। तभी करण को सब समझ आ गया और उसने फिर से हिरण को देखा, जो अपने दोनों चेहरे से करण को देख रहा था और करहा रहा था, जैसे कह रहा हो प्लीज मेरी मदद करो। करण भी उसकी हालत और उसके भाव को समझ गया। तो किया अब करण उस हिरण की मदद करेगा। और किसका था वो तीर? कहीं वो करण से नाराज तो नहीं हो जाएगा करण को हिरण की मदद करता देख। बिना किसी पक्के पते के कैसे ढूंढेगा करण करिश्मा को? करिश्मा के ढूंढने से पहले कहीं दानव तो करण को नहीं ढूंढ लेंगे? इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। चैप्टर 8। हिरण को दर्द से करहाता देख करण के मन में उसके लिए दया के भाव जाग गए। वो हिरण के पैर का पास बैठा और हिरण को समझाते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। करण को नहीं पता था कि हिरण उसकी भाषा समझ सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी उसने हिरण से कह दिया और हिरण भी करण की बात समझ गया और अपना सर हाँ में हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। करण को इस हिरण से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसकी भाषा को समझ सकता है, लेकिन ये गॉड वर्ल्ड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर करण ने हिरण के पैर में लगे तीर को निकालना शुरू कर दिया। हिरण को दर्द की वजह से आंखों से आंसू निकल रहे थे। करण को भी उसको रोते देख काफी बुरा महसूस होने लगा, इसीलिए उसने एक झटके से ही उस तीर को निकाल दिया, जिस वजह से हिरण की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज गई। करण ने जल्दी अपनी जेब में से अपना रुमाल निकाला और उस हिरण के पैर में बांधने लगा। रुमाल बांधने के बाद करण के आह भरी और हिरण को देखने लगा। इस समय हिरण बेहोश हो गया था, जिसे देख करण ने खुद से ही कहा, ना जाने किसने इतने सुंदर जीव को मारने की कोशिश की होगी। अगर हमारे धरती लोक पर कोई ऐसा करता तो उसे अच्छी सजा मिलती। करण ये सब सोच ही रहा था कि उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। करण को समझने में देर नहीं लगी, जो इंसान घोड़े से यहाँ आ रहा है उसने ही इस जीव को तीर मारा होगा। अगर ये हिरण उस शख्स को दिख गया तो पक्का इसे मार देगा। मुझे इसे छुपाना होगा। ये कहने के बाद करण अपने आसपास की चीजों को देखने लगा ताकि उसे हिरण को छुपाने के अच्छी जगह मिल जाए। तभी करण की नजर उसी पेड़ पर पड़ी जहां वो कुछ देर पहले बैठा था। वो पेड़ बहुत बड़ा था, उसके पीछे तो एक हाथी भी आराम से छुप सकता था। करण ने भी हिरण को छुपाने के लिए वही पेड़ छोटे ऊना और हिरण को घसीटते हुए पेड़ के पीछे ले गया और उसे वही छुपा दिया। उस हिरण का वजन बहुत ज्यादा था, जिस वजह से करण की सांसें फूलने लगी। हिरण को छुपाने के बाद करण वापस उसी पेड़ के पास जाकर बैठ गया और खुद को शांत करके ऐसा बना लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे बैठे कुछ सेकंड भी नहीं हुए थे कि करण के सीने से सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी। करण ये देखा तो वो सतर्क हो गया। तभी चंद्रा ने कहा, एक शक्तिशाली तीर तुम्हारी और बड़ा चला आ रहा है बेटू, जल्दी से कवच बना ले वरना तू तो गया बेटे। करण ने चंद्रा की बात सुनी और एक सोच के साथ ही उसके आसपास एक सुरक्षा कवच बन गया। असल में जब से करण अपने अंतर मन में गया था, जब से उसे ये चीज समझ आ गई थी कि उसकी डिवाइन फायर उसकी सोच के हिसाब से काम कर सकती है, और उसने ये सोचकर बिना बोले अपनी सोच से ही कवच का निर्माण कर लिया। खैर, जैसा कि चंद्रा ने कहा था वैसा ही एक तीर हवा को काटते हुए करण की ओर ही आ रहा था। ये वैसा ही तीर था जैसा उस हिरण के पैर में लगा था। वो तीर जैसे ही करण के पास आया और करण के कवच से टकराया तो तीर धूल में बदल गया और करण के कवच को एक खरोच तक नहीं आई। तभी करण ने अपने कवच को हटा दिया और पेड़ के नोचे ही शांति से बैठा रहा। तभी वहां पर एक घोड़ा आकर रुका। उसके पूरे एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी, जिसने अपने हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ था। वो योद्धाओं वाले कपड़े पहने हुई थी, लेकिन फिर भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। करण ने भी उस लड़की को तिरछी नजर से देख लिया था, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। जब उस लड़की ने देखा कि एक अनजान लड़का यहाँ पेड़ के नीचे बैठा है और उसके आने पर खड़ा भी नहीं हुआ, तो उसे गुस्सा आ गया और अपने घोड़े से उतरते हुए बोली, यहाँ पर दो मुंह वाला हिरण आया था और उसकी हालत भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी।
वो ज्यादा दूर यहाँ से नहीं जा सकता। ये कहने के बाद वो लड़की करण के पास आए और अकड़ दिखाते हुए बोली, तुमने ही मेरा शिकार चुराया है ना, सच सच बता दो वरना। ये कहने के बाद उस लड़की ने अपनी अपनी कमर पर लटकी हुई तलवार पर हाथ रख दिया। उस लड़की का साफ मतलब था, मेरा शिकार मुझे लौटा दो वरना अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। करण भी उस लड़की के भाव समझ गया, लेकिन फिर भी वो बड़ी बेफिक्री से बोला, दो मुंह वाला हिरण, शिकार? किसका शिकार? मुझे कुछ नहीं पता, भागो यहाँ से। करण ने अपनी आखिरी बात अपना हाथ हिलाते हुए कही, जिसे देख वो लड़की और गुस्से में आ गई और मन ही मन बोली, मैं शिवपुर देश की राजकुमारी श्रेया हूँ और ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं इससे भीख मांगने आई हूँ। असल में करण अपनी धरती लोक से सीधा गॉड वर्ल्ड के शिवपुर देश में लैंड हुआ था और उसी देश की राजकुमारी है श्रेया जो अभी करण के सामने खड़ी है। खैर, उस लड़की ने अपने दांत पिसते हुए करण से कहा, देखो मेरे इंतजार की परीक्षा मत लो वरना। राजकुमारी श्रेया आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही करण ने फिर से हाथ हिलाते हुए कहा, वरना धरना छोड़ो और भागो यहाँ से। तुम्हारे वजह से तालाब की मछलियां परेशान हो रही है। एक और बार बेइज्जती होने के बाद उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में ही उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और करण की ओर करके गुस्से से कहा, अगर तुमने मुझे मेरा शिकार कह आ छुपाया है, ये नहीं बताया तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारे सर को अलग कर दूंगी। इस समय राजकुमारी श्रेया बहुत गुस्से में थी, उसे आज तक किसी ने इतना इग्नोर नहीं किया जितना करण ने कुछ मिनटों में कर दिया, तो गुस्सा होना तो बनता ही है। उस लड़की की ऐसी फालतू की बातें सुन करण का सर भी दर्द होने लगा, मगर वो पहले से तैयार था इन सब चीजों के लिए। उसे पता था जब वो गॉड वर्ल्ड में आएगा तो ऐसे लोग उसे जरूर मिलेंगे, इसीलिए उसने बड़े ही आराम से कहा, तुम्हारा शिकार मेरे पास है, अगर तुम उसे पाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बोलो मंजूर है? लड़की ने जब करण की बात सुनी तो उसने अपनी तलवार वापस अपनी म्यान में रख दी और बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, सिर्फ एक सवाल पूछ लो। मैं भी खून खराबा करके किसी चीज को पाने की मंशा नहीं रखती। असल में श्रेया सही ही कह रही थी, उसे सच में लड़ाई करना पसंद नहीं था और वो करण पर हमला भी नहीं करने वाली थी। वो तो सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उससे कोई सवाल पूछ जाएगा और शिकार बिना किसी परेशानी के मिल जाएगा तो वो काफी खुश दिखने लगी। असल में श्रेया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी था। बड़ी शिवपुर की शिव अकेडमी में भी उसका काफी नाम था, इसीलिए उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो हर सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से दे देगी। जब करण ने उस लड़की को इतना कॉन्फिडेंस से बोलते देखा तो वो भी उससे इम्प्रेस हो गया, इसीलिए उसने कहा, सवाल का जवाब न देने के बाद तुम जिद तो नहीं करोगी अपना शिकार मांगने की? श्रेया ने दृढ़ता से कहा, जो सवाल करना है कर लो, अगर मैं जवाब नहीं दे पाई तो मैं इस काबिल ही नहीं रहूंगी कि मैं हिरण को तुमसे ले सकूं। तुम चिंता मत करो और अपना सवाल पूछो। करण श्रेया की बात से और इम्प्रेस हो गया, फिर उसने अपना सवाल पूछना शुरू किया, सोचो आज के दिन एक बहुत बड़ा त्योहार है और तुम आज अपने घर को अपने हाथों से सजा रही हो और तुम्हारे माता पिता आज के दिन तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहन के लिए खरीदारी करने निकले हैं और तुम दोपहर से उनके आने का इंतजार कर रही हो, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं और ऐसे इंतजार करते हुए तुम्हें शाम हो गई, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। करण ये सब कह भी रहा था और श्रेया के चेहरे को पढ़ भी रहा था और श्रेया भी करण की बात को अच्छे से सुन और समझ रही थी। करण ने अपनी बातें जारी रखी और बोला, तुम्हें इंतजार करते हुए रात हो गई है, लेकिन तुम्हारे माता पिता का की कोई खबर नहीं आई है, फिर तुम खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकली है। ओ, लेकिन निकलते ही तुम्हें खबर मिली है कि तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी गई है। जब श्रेया ने करण की पूरी बात सुनी तो उसने इस चीज को इमेजिन किया और ऐसा करते ही श्रेया के माथे से पसीना टपकने लगा, उसके हाथ कांप उठे, उसकी आंखें दबदबा गई। वो इस समय डरी और सहमी हुई लग रही थी। करण ने जब उसे ऐसा देखा तो उसे भरोसा हो गया कि अब जो वो चाहता है अब वो ही होने वाला है। इसी सोच के साथ उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हत्या की खबर मिलने के बाद तुम्हें एक और चीज पता चली कि तुम्हारे माता पिता की लाश को भी वो लोग ले गए जिन्होंने तुम्हारे माता पिता की हत्या थी। अब मेरा सिर्फ इसमें से एक आसान सा सवाल है। ये कहने के बाद करण अपनी जगह से उठा और अपनी तीखी नजरों से श्रेया की आंखों में देखते हुए बोला, मेरा सवाल ये है कि तुम उन लोगों के बारे में क्या सोचती हो जिन्होंने तुम्हारे त्योहार को खराब कर दिया, तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दी और तुम्हारे माता पिता की लाश को भी तुम्हें देखने का मौका नहीं दिया। तुम्हारी क्या सोच है उन लोगों के बारे में?
श्रेया ने जब ये सुना तो उसने गुस्से से कहा, मेरी नज़र में वो लोग दरिंदे हैं जिन्होंने एक बेटी से उसकी जिंदगी छीन ली। वो लोग इंसान होने के हकदार नहीं है। उन्हें भरे बाजार सूली पर टंगा देना चाहिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी तलवार उनके सीने में घोंप दूंगी। इस समय श्रेया भावनाओं में बह गई थी, जिसे देख करण के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और श्रेया को देखते हुए बोला, अगर वो दरिंदे हैं तो तुम भी इंसान कहलाने लायक नहीं हो। आज तुम भी किसी के बच्चों से उनके माँ बाप छीनने वाली थी। जब श्रेया ने ये सुना तो उसका शरीर कांप उठा, उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना बहने लगा और उसने घबराहट से पूछा, मैंने कब ऐसा किया? तुम्हें क्या लगता है माँ बाप सिर्फ हमारे या तुम्हारे ही होते हैं, जानवरों के नहीं होते? करण ने श्रेया को आंखें दिखाते हुए कहा। सब कुछ समझने के बाद श्रेया समझ गई कि उससे आज बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए उसने करण से विनम्रता से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठती। मुझे मार्गदर्शन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। करण श्रेया की बात सुन मुस्कुरा दिया। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। आज उसने किसी की जान बचाई और किसी को जान की असली अहमियत समझाई। अगर करिश्मा इस वक्त यहाँ होती तो मुझ पर जरूर गर्व करती। _____________ किया सच में श्रेया करण की बात समझ गई है या सिर्फ नाटक कर रही है? अब यहाँ से कहा जाने वाला है करण? और कैसे बढ़ाएगा करण अपनी शक्तियों को? कैसे पता लगाने वाला है करण करिश्मा का? इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। चैप्टर 9। जब करण ने देखा कि लड़की अपनी गलती मान गई है तो उसने उस लड़की से कहा, वो हिरन इस वाले पेड़ के पीछे है, तुम्हारे वजह से उसको काफी चोट आई है। मेरे पास दवाई नहीं थी, इसीलिए मैंने सिर्फ उसका खून रोकने के लिए कपड़ा बांध दिया है। अगर तुम्हारे पास दवाई है तो अपनी गलती को सुधारो और जाकर उसका इलाज करो। जब श्रेया ने करण की बात सुनी तो उसे भी अपनी गलती को ठीक करने का मौका दिखा और पहले उसने करण को दोबारा शुक्रिया कहा और पेड़ के पीछे चली गई। श्रेया के जाने के बाद करण आराम से दोबारा बैठ गया और मन ही मन बोला, यहाँ के लोगों को बातों में फंसा के उनसे काम करवाना इतना भी मुश्किल नहीं है। वो लड़की सीधी थी इसीलिए बात मान गई। कोई और होता तो तुम्हें पिटना शुरू कर देता घनचक्कर। चंद्रा ने करण का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसे सुन करण हैरान हो गया और बोला, तुम मेरी मन की बातों को भी जान सकते हो? करण की हैरानी को देख चंद्रा ने हंसते हुए कहा, तुमने किया अपन को आलतू फालतू समझा किया। अपन तेरी मन की बातों को अपने दोनों कानों से सुन सकता है जब तक अपन तेरी बॉडी में है। करण चंद्रा की बातों से काफी हैरान हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी श्रेया वहां पर आ गई और उसके साथ वो ही हिरण था जिसके पैर में श्रेया ने तीर मारा था। इस वक्त वो हिरण पहले से ठीक दिखाई दे रहा था और जब उसे रण ने करण को देखा तो अपना सर झुका लिया, डे से कह रहा हो, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी इस उदारता को कभी नहीं भूलूंगा। हिरण को ऐसा करते देख करण मुस्करा दिया और उससे कहा, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो, अब वापस अपने परिवार के पास चले जाओ। करण की बात पर हिरण ने दोबारा अपना सर झुकाया और वहां से चला गया। श्रेया इस नज़ारे को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। करण को जानवरों से इतनी अच्छे से बात करते देख, उनकी चिंता करते देख श्रेया के मन में करण के लिए इज्जत और एक अजीब सा भाव जाग गया। श्रेया ने अपने जागते भाव को छुपाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी इस राज्य में नहीं देखा, तुम कौन से राज्य से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? इस समय श्रेया काफी विनम्रता से बात कर रही थी, जो करण को काफी अच्छा महसूस करवा रही थी। इसलिए उसने भी बड़ी विनम्रता से श्रेया को जवाब देते हुए कहा, मैं महाराष्ट्र राज्य से आया हूँ, मेरा नाम है करण। जब श्रेया ने महाराष्ट्र सुना तो वो सोच में पड़ गई और याद करने लगी कि महाराष्ट्र राज्य कहाँ पर स्थित है। उसने ये नाम पहली बार सुना था। उसने काफी सोचा लेकिन उसे ऐसा राज्य याद ही नहीं आया। करण भी श्रेया को देखा जा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि श्रेया इतनी सोच में कहाँ डूब गई। तभी चंद्रा ने करण से कहा, तुमको उसको सोचते देख अजीब लग रहा है ना, और अपन को तुमको देखकर अजीब लग रहा है। करण ये सुना तो बोला, मतलब साफ है बिडू, अपन आयले है धरती लोक से और तुम इसको धरती लोक के बारे में बता रहे हो, तो तुम हुए ना अजीब मेरे भाई। करण ने ये सुना तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आया कि उसने ही कुछ ज्यादा बोल दिया है, इसलिए उसने बात को रफा दफा करने के लिए कहा, मेरा छोड़ो, अपना नाम बताओ। श्रेया ने जब करण की बात सुनी तो उसने भी सोचना बंद कर दिया और बोली, मेरा नाम श्रेया है। करण ने उस लड़की का नाम सुना तो बोला, श्रेया, स्वीट नेम। श्रेया अपने नाम की तारीफ सुन मुस्कुरा दी। तभी उसे करण में कुछ अलग लगा
और वो बड़ी ही गौर से करण के कपड़ों को देखने लगी। असल में करण अपने धरतीवाल एक कपड़े ही पहने हुए था, काली रंग की शर्ट, नीली जीन्स और पैरों में जूते। करण ने जब श्रेया को खुद को ऐसे निहारते देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि श्रेया क्या देख रही है। इसीलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, अरे तुम क्या मेरे कपड़ों को देख रही हो? अच्छे हैं ना, इन्हें मैंने खुद डिजाइन किए हैं, तुम्हें कैसे लगे? करण ने ये कहने के बाद मन में कहा, कहीं ये समझ तो नहीं गई कि मैं धरती लोक से आया हूँ? अगर ये समझ गई भाई तो तू बड़ी परेशानी में पड़ सकता है, क्या पता ये दानवों के साथ मिली हुई हो तो। जहां करण ये सब सोच रहा था वहीं श्रेया ने जब सुना कि करण ने खुद कपड़े बनाए हैं तो उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी और उत्साहित होते हुए बोली, तुमने खुद इन कपड़ों को बनाया है, मतलब तुम एक टेलर हो? ये कहने के बाद श्रेया का तो नाचने का मन कर रहा था, लेकिन करण के दिमाग में तो मिनी बॉम्ब फूट रहे थे। क्या कहा टेलर? करण ने मन ही मन कहा। फिर उसने श्रेया को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, डिजाइनर और टेलर में थोड़ा डिफरेंट होता है। डिजाइनर कपड़े के डिजाइन बनाता है। करण इससे आगे कुछ कहता तभी श्रेया ने करण की बात को काटते हुए अपनी बात कही, एक ही बात है, तुम डिजाइनर हो या टेलर, पहनने के लिए कपड़े तो बनाते हो ना? इतना कहने के बाद श्रेया ने करण के कपड़ों की तरफ देखा और खुश होते हुए बोली, और कपड़े भी बड़े अच्छे बनाते हो, मैंने आज तक ऐसे कपड़े किसी को पहने नहीं देखा, तुम एक अच्छे टेलर हो। करण इस बार पर कोई रिएक्शन दे पाता उससे पहले ही चंद्रा हंसते हुए बोला, क्या बात है टेलर जी, जरा हमारे भी कपड़े सिल दो, या सिर्फ लड़कियों की चुनरी ही सिलते हो? तू बाहर तो निकल, सबसे पहले तेरी जबान ही सिल दूंगा, करण ने मन ही मन खिसियाते हुए कहा। जहां करण चंद्रा को धमका रहा था वहीं श्रेया के दिमाग में घोड़े दौड़ रहे थे। उसने कुछ सोचा और फिर करण से बोली, करण अगर तुम टेलर हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बहन की शादी है, लेकिन हमें अभी तक एक अच्छा टेलर नहीं मिला है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ये मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। श्रेया की आंखों में इस समय उम्मीद की किरण दिख रही थी। वो किसी भी हालात में करण को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन करण का तो सर फटा जा रहा था। तभी चंद्रा ने करण का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये ले बिडू, अब तो जॉब प्रोजल भी आ गया, अब तो तेरे को चुनरी सिलनी ही पड़ेगी। ये कहने के बाद चंद्रा पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा। करण ने चंद्रा की बातों को नजरअंदाज किया और श्रेया से बोला, माफ करना श्रेया, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। करण ने श्रेया को साफ मना कर दिया, जिस वजह से श्रेया का मुंह उतर आया और मन ही मन बोली, बड़ा ही घमंडी लड़का है ये तो। मैं श्रेया, इस देश की राजकुमारी जिसकी खूबसूरती के किस्से शिवपुर की चप्पे चप्पे में है, और उस राजकुमारी के साथ जाने को इसने इतनी आसानी से मना कर दिया कि या ये लड़का अंधा है या फिर इसे लड़कियां पसंद नहीं है। असल में श्रेया सही ही सोच रही थी। श्रेया शिवपुर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी खूबसूरती के किस्से सिर्फ शिवपुर तक ही सीमित नहीं थे, लेकिन करण की सोच अलग थी, क्योंकि वो धरतीलोक से आया था। वहां की लड़कियां भी काफी खूबसूरत हुआ करती थी, अगर वो मेकअप कर ले तो अप्सराओं को भी टक्कर दे दे। और वैसे भी करण की करिश्मा तो खुद इतनी खूबसूरत है कि अप्सराओं को भी अपना मुंह छुपाना पड़े। और जब इतनी खूबसूरत लड़की करण की गर्लफ्रेंड है तो वो किसी और की खूबसूरती भला क्यों देखे। लेकिन ये बात श्रेया को समझ नहीं आई और मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो ये तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो अपने घोड़े के पास जाने लगी। वैसे तो श्रेया करण को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो एक राजकुमारी थी, उसकी भी कोई इज्जत थी, इसीलिए उसने अपनी इच्छा को दबाया और वहां से जाने लगी। करण को उसके जाने से कोई फर्क भी पड़ा, लेकिन चंद्रा को फर्क पड़ा और बोला भी, अरे भाई, इसको मना काहे को कर दिया? मतलब मैं क्या उसकी बहन के लिए कपड़े सिलूं? करण ने चिढ़ते हुए कहा। जिसे सुन चंद्रा ने करण को समझाते हुए कहा, अरे बिडू, अपने पास न रहने का ठिकाना है और ना ही खाने को दाना और ना ही यहाँ की ज्यादा जानकारी। अगर सामने से कोई तेरे को बुला रेला है तो काहे को मन कर रहा है? चंद्रा की बात करण को समझ आ गई। उसने इस बारे में गहराई से सोचा, फिर बोला, लेकिन मुझे कपड़े सिलना नहीं आता। सिलना छोड़ो, बटन तक लगाने नहीं आता। मैंने कब बोला कि हमें कपड़े सिलने हैं? थोड़े दिन रहेंगे और मौका देखकर फूचिक कर क्या बोलता है। चंद्रा की पूरी बात समझ करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही श्रेया अभी तक घोड़े तक पहुंच चुकी थी। वो घोड़े पर चढ़ती उससे पहले ही करण की आवाज उसके कान में सुनाई दी, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं मान जाता हूँ। श्रेया ये सुनकर रुक गई और पीछे मुड़कर करण को देखने लगी। करण इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो श्रेया पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। श्रेया ये देखकर हैरान थी और मन ही मन बोली, मैंने कब जिद की? कि या एक बार पूछने को जिद कहते हैं।
और ये ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है जैसे इसने ये कहकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, कहीं ये भी मेरी खूबसूरती का कायल तो नहीं हो गया। ये तो होना ही था, आखिरकार मैं इतनी सुंदर जो हूँ, लेकिन इसने पहले मुझे मना क्यों किया। श्रेया के मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन उसने उन सवालों को नजरअंदाज किया क्योंकि उसे करण की जरूरत थी, इसलिए बड़े प्यार से बोली, तो चलते ही। करण ने ये सुना तो वो मुस्करा दिया और श्रेया के साथ जाने लगा। इस समय करण और श्रेया दोनों ही पैदल चल रहे थे, उनके साथ श्रेया का घोड़ा श्रेया के बगल में चल रहा था। दोपहर का समय था। तभी करण ने श्रेया से सवाल किया, वैसे इस शहर का नाम क्या है। श्रेया ने जब ये सुना तो वो करण को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। उसे समझ आ गया कि करण इस देश में नया आया है, इसीलिए उसने करण को समझाते हुए कहा, इस देश का नाम शिवपुर है। करण ये सुना तो अपना सर हिला दिया, फिर उसने कुछ सोचा और बोला, अच्छा तो तुम किसी करिश्मा नाम की लड़की को जानती हो। वो दिखने में बेहद खूबसूरत है, शायद तुम्हें पता हो। जब श्रेया ने अपने सामने दूसरी लड़की के लिए खूबसूरत शब्द सुना तो अपना मुंह बना लिया, फिर थोड़ा सोचने के बाद बोली, नहीं, मैंने आज तक किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सुना। करण ये सुनकर उदास हो गया और उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और दोनों चलते रहे। कुछ ही समय में उन लोगों ने जंगल पार कर दिया और शहर में घुस गए। रास्ते में करण ने मार्केट देखी, छोटे बड़े घर देखे, अजीबोगरीब जानवर देखे और ऐसे ही देखते देखते करण और श्रेया एक बड़े से महल के सामने आ गया। जब करण ने इतना बड़ा महल देखा तो वो उस महल की मन ही मन तारीफ करने लगा। फिर उसने श्रेया को देखा और पूछा, क्या तुम यही रहती हो। श्रेया ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं यही रहती हूँ। करण ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में आया कि शायद श्रेया यहाँ पर काम करती होगी, या तो इसके पिता यहाँ काम करते होंगे और इनको इस वजह से यहाँ रहने दिया जा रहा होगा। ये सोचने के बाद करण ने श्रेया को देखा जो बेधड़क अंदर घुसी चली जा रही थी। ये देखकर करण भी उसके साथ अंदर चला गया। अंडरस्को 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 किया होगा करण का रिकेशन जब उसे पता चलेगा कि श्रेया एक राजकुमारी है। श्रेया ने जब सुना था कि करण टेलर है तो वो इतनी खुश क्यों हो गई। किया राज परिवार में कोई टेलर काम नहीं करना चाहता, कैसे ढूंढेगा करण करिश्मा को। किया मोड़ लेगी यहाँ से करण की कहानी। इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे करण की करिश्मा। चैप्टर 10। जब करण श्रेया के साथ महल के अंदर आया तो उसने देखा कि महल के द्वार की रक्षा करने वाले सैनिक अपने सर झुकाकर खड़े हैं। करण को ये सब कुछ समझ नहीं आया और वो श्रेया के साथ अंदर चलता रहा। जितना वो अंदर जाता जा रहा था उतना ही वो महल करण को खूबसूरत दिखता जा रहा था। तभी एक सैनिक श्रेया के पास आता है और सर झुका के बोलता है, राजकुमारी श्रेया, महाराज आपको याद कर रहे हैं। जैसे ही उस सैनिक ने राजकुमारी श्रेया कहा तो इधर करण के कान खड़े हो गया, उसकी आंखें हल्की हल्की फैल गई और हैरानी से श्रेया को एक झलक देखा और मन में बोला, क्या ये राजकुमारी है। अगर हाँ तो ये मेरे काम तो आ सकती है। अब एक राजकुमारी का साथ मिलने से कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। ये सोचने के बाद करण ने अपनी नज़र श्रेया से फेर ली। श्रेया को लगा कि करण उसकी पहचान जानने के बाद उसकी आवभगत करेगा, उसे इम्प्रेस करने के लिए अजीबोगरीब बातें करेगा और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देगा। बस इसी सोच के साथ श्रेया ने करण की ओर अपनी नजरें घुमाई। उसने देखा कि करण तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा और ऐसे खड़ा है जैसे उसकी जैसी राजकुमारियां तो उसके घर में काम करती हो और उसे भी करण भावना देता हो। ये देखकर श्रेया का मन जलने लगा। उसे ऐसा लगा कि उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके लिए ही खूबसूरत है। उसे करण पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उस पर अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती थी क्योंकि उसे उससे मदद जो चाहिए थी। इसीलिए उसने अपने दांत पिस लिए और सैनिक से बोली, जाओ यहाँ से और बोल दो दादा को मुझे समय लगेगा आने में। ये कहकर श्रेया आगे चली गई और सैनिक और करण दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और सैनिक वहां से चला गया और करण श्रेया के साथ महल में आ गया। वो महल के अंदर ही घूम रहे थे कि तभी करण ने श्रेया से पूछा, अच्छा तो तुम एक राजकुमारी हो। ओह हाँ, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। श्रेया ने जब ये सुना तो अपना सर गर्व से उठाते हुए बोली, हाँ मैं इस देश की राजकुमारी हूँ। इतना कहने के बाद श्रेया ने करण को देखा और बोली, क्यों तुम्हें राजकुमारी पसंद नहीं है क्या। श्रेया की बात सुन करण ने अपना हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक ही होंगी, वैसे भी राजकुमारी है, अच्छी तो होना ही चाहिए। करण की ओर जलूल जवाब सुन श्रेया का आर दर्द होने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके महल में ही उसके सामने कोई ऐसी बिना सर पर की बातें भी कर सकता है। श्रेया ने फिर दोबारा करण से कोई सब आला नहीं किया और सीधा उसे एक कमरे के पास ले आई।
उस कमरे का दरवाजा सोने का बना हुआ था और दिखने में काफी आलीशान लग रहा था। उस गेट के पास दो सिपाही सीने पर कवच और हाथ में भाला लेकर खड़े थे। जब उन सिपाहियों ने श्रेया को देखा तो उन लोगों ने अपना सर झुका लिया। तभी श्रेया ने अपने राजकुमारी वाले लहजे में कहा, दादू है तो उन्हें कहो राजकुमारी श्रेया आए है। असल में श्रेया ने बेशक गेट पर आए हुए सिपाही को कुछ भी कहा हो, लेकिन वो अपने दादा को इंतजार नहीं करवा सकती थी। ऊपर से वो करण को भी अपने दाद से मिलवाना चाहती थी। श्रेया की बात सुन एक सिपाही ने अपना सर झुकाया और राजकुमारी का संदेश लेकर कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद ही वो सिपाही बाहर आया और अंदर जाने का इशारा कर दिया। श्रेया और करण दोनों ही कमरे में जाने लगे। अंदर आने के बाद करण ने पूरे कमरे को देखना शुरू कर दिया। हर जगह सब आलीशान और महंगी चीजें ही रखी हुई थी और कमरा काफी बड़ा था। अगर उसको कमरे की बजाय हॉल भी कहा जाए तो बुरा नहीं होता। तभी करण ने देखा कि कमरे के बीचों बीच बड़ा सा पलंग रखा हुआ है और उसके बगल में एक कुर्सी है। उस पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक किताब है। करण ये देखते देखते उस आदमी के सामने श्रेया के साथ खड़ा हो गया। तभी श्रेया ने अपना सर झुकाकर उस आदमी को सम्मान दिया। करण ने भी श्रेया के जैसे ही अपना सर झुका लिया और उस आदमी को सम्मान दिया। असल में करण जानता था कि एक राजा पूरे राज्य को संभालता है, अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, हमेशा अपने देश की तरक्की के बारे में सोचता है। और जब कोई दुश्मन देश हमला करता है तो सबसे आगे एक राजा ही खड़ा होता है जो अपने लोगों और अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की भी चिंता नहीं करता। तो ऐसे इंसान के सामने अपना सर झुकाना कोई शर्म की बात नहीं है। असल में करण के सर झुकाने का एक और कारण था। वो राजा के महल में आया था और कुछ समय के लिए ही सही, मगर उसे खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं होने वाली थी। और इतना सब कुछ फोकट में मिलने के बाद भी वो राजा की इज्जत न करे तो करण तो शर्म से ही मर जाता। राजा ने अपनी नजर श्रेया पर की और अपनी किताब को टेबल पर रख दिया और श्रेया से हल्के गुस्से से बोला, कितनी बार कहा है बिना बोले बाहर मत जाया करो, अभी का समय बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन नहीं, अपने दादा की बात तो सुननी ही नहीं है। क्यों, सही कहा ना शरारती श्रेया। अपने दादा से डांट सुन श्रेया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने बात पलटते हुए कहा, क्या दादू, ये सब छोड़ो और इससे मिले। इसका नाम करण है और ये एक टेलर भी है। जब राजा ने ये सुना तो उसकी नजर करण पर रुक गई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी उसका मुंह बन गया और बड़े ही बेमन से बोला, तुम तो बड़े कमजोर हो भाई, रथी स्तर के सिर्फ पहले चरण पर। ये कहने के बाद राजा ने अपना सर निराशा में हिला दिया। करण को भी ये सुनकर थोड़ी शर्म आने लगी। तभी राजा ने आगे कहा, दिखने में ठीक ठाक हो, कपड़े थोड़े अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक टेलर भी हो। लेकिन एक टेलर की आमदनी कितनी ही होती होगी, ऊपर से तुम किसी राजघराने से भी नहीं लगते। खैर, मैं ये सब चीज नजरअंदाज कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियों का स्तर बहुत कमजोर है। अगर तुम महारथी के पहले स्तर पर भी होते तो मैं तुम्हारी शादी श्रेया से करवा देता, लेकिन इतनी ताकत से काम नहीं चलेगा। पहले आओ और खुद को साबित करो कि तुम मेरी पोती के लायक हो, वरना भूल जाओ श्रेया को। राजा की बात सुन श्रेया और करण दोनों के होश उड़ गए। करण से तो कुछ कहा भी नहीं गया, उसकी आवाज ने उसका साथ ही छोड़ दिया और श्रेया के दिमाग ने श्रेया का साथ छोड़ दिया। दोनों को चुप देख राजा नाराज हो गया और अपनी गहरी आवाज में बोला, कि या तुम लोग मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहते हो। असल में राजा को तो ये ही लग रहा था कि श्रेया और करण दोनों ही सुंदर दिखते हैं और दोनों को एक दूसरे की खूबसूरती पसंद आ गई होगी और दोनों प्यार के पंछी बन गया होंगे। लेकिन राजा को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। असल में वो भी खुद कोई लड़का ढूंढकर अपनी सारी जिम्मेदारियां उसे देना चाहता था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी को भी राजा बना दे, वो भी करण जैसे कमजोर इंसान को। अगर वो ऐसा करता है तो दुश्मन राज्य तो करण के राजा बनते ही हमला कर देंगे और राज्य को जीत लेंगे। तब उसकी प्रजा जिंदगी भर उसे कोसेगी। ये तो थी राजा की सोच, मगर राजा की सोच से अलग करण और श्रेया को तो चक्कर आ रही थे। तभी श्रेया ने खुद को संभालते हुए कहा, दादू आप गलत, मैं गलत नहीं हूँ और तुम्हें मेरा फैसला मानना ही होगा। राजा ने श्रेया की बात को काटते हुए कहा और अपनी पेनी नजर से करण को देखा। राज के खने भर से ही करण के ऊपर शक्तियों का दबाव पड़ने लगा और वो सीधा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन वो दबाव कम नहीं हुआ, करण पर दबाव बना रहा। राजा ने जब करण को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर तिरस्कार भरे भाव आ गए। तभी श्रेया ने चिल्लाते हुए कहा, दादू अपनी महाप्रतापी शक्तियों का दबाव हटाए, वो सिर्फ रथी स्तर का योद्धा है और मैं उसे यहाँ शिवानी की शादी का जोड़ा बनवाने के लिए लाई हूँ। श्रेया की बातें जैसे ही राजा के कानों में पड़ी तो वो हड़बड़ा गया और जल्दी से अपनी शक्तियों का दबाव हटा दिया।
इस समय करण पसीने से नहा चुका था, उसे ऐसा लगा था जैसे 100 हाथियों को उसके ऊपर बैठा दिया गया हो, लेकिन उसे ये बड़ी ही समझ आ गया कि क्यों करिश्मा ने कहा था, करण तुम्हें ताकतवर बनना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। करण ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और करण के शरीर में आध्यात्मिक शक्तियां भेजने लगा। वो कोई और नहीं राजा ही था। इस समय उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तभी करण के शरीर में ऊर्जा जमा होने लगी और उसके आसपास शक्तियों का भंवर बनने लगा। जब राजा ने और श्रेया ने ये देखा तो उनकी आंखें हैरानी में बड़ी गई और दोनों कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। तभी श्रेया ने राजा से पूछा, दादू ये सब क्या हो रहा है? राजा ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा लगता है इसका शक्तियों का स्तर बढ़ने वाला है। श्रेया ने ये सुना तो हैरान हो गई और बोली, लेकिन कैसे? उसने तो कोई गोली नहीं खाई और ना ही कोई तकनीक का अभ्यास किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने श्रेया को समझाते हुए कहा, दरअसल मैंने जब इसके ऊपर शक्तियों का दबाव बनाया था तो इसने अपनी पूरी ताकत उस दबाव से निकलने के लिए इस्तेमाल की, जिस वजह से वो अपनी लिमिट से आगे बढ़ गया। और जब मैंने दबाव हटाया तो उसकी शक्तियां बीच में ही कहीं घूमने लगी। उन्हें सही रास्ता नहीं मिला जहां वो जा सके। कहा जाए तो करण को पता ही नहीं था कि अपनी शक्तियों को कहां भेजा जाए। तभी मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को करण की शक्तियों के भंवर में भेजना छोटे उरू कर दिया, जिस वजह से भटकती हुई शक्तियां मेरी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उस भंवर में जाने लगी। ऊपर से मेरा स्तर करण की शक्तियों से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से करण की शक्तियों को एक ताकतवर पुश मिल गया। राज की पूरी बात समझ श्रेया को थोड़ी राहत मिली और वो करण को देखने लगी जिसके शरीर से 9 रंगों की रोशनी निकल रही थी। ये देखकर श्रेया कुछ कहती उससे पहले ही राजा की हैरानी भरी आवाज निकली, ऐसा कैसे हो सकता है? जब श्रेया ने अपने दादा की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजर अपने दादा के चेहरे पर की। इस समय राजा की आंखें फटी हुई थी, उनके माथे से पसीना टपक रहा था, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। श्रेया को अपने दादा की ऐसी हालत देख टेंशन होने लगी और उसने चिंता जाहिर करते हुए कहा, क्या हुआ दादू? आपकी तबीयत तो ठीक है? श्रेया ने काफी बार राजा को कहा, लेकिन राजा के कानों में तो धमाके फूट रहे थे, उनकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। तभी उनके पैरों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर पड़े। श्रेया ये देखकर जोर से चिल्लाई, दादू अंडस्को 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 अंडस्को। करण के शरीर से 9 रंगों की रोशनी निकलते देख किया हुआ था राजा को। क्या कोई बड़ा राज छुपा है इन रोशनियों में? कहीं राजा खतरा तो नहीं बनने वाला करण के लिए? करण अब शक्तियों के कौन से चरण पर पहुंचने वाला है? इन सब सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहे।